हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शुद्ध। मेरा नाम शोभना है और सीटेट सितंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं और हम अभी फिलहाल कर रहे हैं सीडीपी का टॉपिक। सीडीपी के टॉपिक में हम कंटेंट पार्ट प्लस पीवाईक्यू सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है जो आपके सीटेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं और सीटेट के वेबसाइट पे ये क्वेश्चंस अवेलेबल है, फिलहाल हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने दिसंबर 2024 का पेपर 1 भी डिस्कस कर लिया है, प्लस पेपर 2 मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे 2023 का ये पेपर 2 है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब ये पेपर डिस्कस हो जाएगा फिर हम पेपर 1 करेंगे और फिर हम इसके बाद मूव करेंगे दिसंबर 2000 जो है 26 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको, फरवरी वाले, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम फिलहाल पेपर 2 की बात कर रहे हैं और पेपर 2 में हम 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस वन शॉट में कंप्लीट होता है। तो चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है क्योंकि सिलेबस जो सीटेट का है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सेम है। चलिए, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। यानी कि इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक वह रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यानी कि आप बच्चों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग भी देना चाहते हैं, प्लस क्रिएटिव थिंकिंग को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। अब जब हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग के को बढ़ावा देते हैं ना, तो हम ज्यादातर फोकस करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन हो। ठीक है, अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस जब हम बच्चों से पूछते हैं तो यहाँ पे बच्चों को क्या होता है ना, बच्चों को एक फ्रीडम मिलता है चीजों को लेकर के, और वो फ्रीडम के साथ में अपनी भावनाओं को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी पर्सपेक्टिव यानी राय को व्यक्त कर पाते हैं। और हम बीइंग अ टीचर इस बात को समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कितनी ज्यादा जो है किसी चीज को लेकर के क्या नॉलेज है। यहाँ पे बच्चे अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी अनुभव के तौर पे जो उन्होंने देखा है, उन्होंने लर्निंग को जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, साथ ही उनको जो एक्सपोजर मिला हुआ है, या फिर जो उन्होंने दूसरों से समझा है, दूसरों से जाना है, साथ ही साथ बच्चों के साथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी उनको माहौल मिला हुआ है किसी क्वेश्चन को लेकर के, वह बच्चे इन चीजों को लेकर के करते हैं। सो हम बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, उनको हम क्या करें, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग जो है उनके अंदर भर भर के है, और इसलिए हम भर भर के ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड व्हाई। यानी पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है हर बच्चों का अपना राय अलग होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमारा है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब हर बच्चा यहाँ पे अपनी अपनी क्रिएटिविटी और अपनी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लेके आएगा चीजों को लेकर। ठीक है, चलिए, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये ऑप्शन तो है, बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी। अब आपके शहर में जो वाटर होगा ना, जो आ रहा होगा, वो किसी पर्टिकुलर रिवर से आ रहा होगा, एक या दो जो भी है। तो ये यहाँ पे क्लोज्ड हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे, पानी आपके शहर में कहाँ से आता है, ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेटेड बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाता है क्लोज। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी कैपिटल्स आर देयर इन योर कंट्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुल कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां हैं इनके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है तो ये तो क्लोज है क्योंकि आप अपने मन से मेरे हिसाब से इतने राज्य और इतनी राजधानियों के बारे में बात नहीं करेंगे, आप वही बात करेंगे जो आपके देश में है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, एक एमसीक्यू है कि देश का नाम बताओ। मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थितियां क्या है, ये भी क्लोज है कि आपको पर्टिकुलर उस पे, उसके मैप पे क्या भौगोलिक स्थितियां होंगी, जो है जियोग्राफिकल लोकेशन होगा वो आप एक्सपोज कर देंगे, वो वहां पे दर्शा देंगे, तो ये भी आपका क्लोज्ड
हो जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चन था जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, अपनी चीजें लेकर के आएंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है। मतलब आपने समालोचनात्मक चिंतन जो है वो बढ़ावा दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया है, बट इसमें जो है प्रमाण यानी एविडेंस का क्या भूमिका होता है। तो देखिए जब आप कोई चीज को लेकर के प्रमाण देते हैं, कोई एविडेंस देते हैं कि मेरे हिसाब से ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप अपना जो है एक प्रमाण भी तो देंगे, तो आपका प्रमाण कैसा होना चाहिए। आपका जो प्रमाण है, एविडेंसेस है, इट शुड बी इवैल्यूएटेड इन लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे, यानी आपका प्रमाण बिल्कुल तार्किक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सुनियोजित रूप से जो है ये आपका होना चाहिए। क्योंकि आप जब जैसे अभी अभी हमने किया था वाटर सेविंग को लेके ही बात किया था, तो यहाँ पे आपने अपनी थिंकिंग दी थी, पर इसमें आपने अपने एविडेंस यानी प्रमाण भी तो लगाए होंगे कि मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा 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 होगा, ये वाली सिस्टम यूज करेंगे। तो वहां पे वो अपना प्रमाण जो आपने दिया उसमें अपनी तर्क लगाई और उसको सिस्टमेटिक वे में आपने उसको दिया होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो प्रमाण है वो तार्किक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, बिल्कुल ही सही बात है ये। चलिए सेकंड बाकी ऑप्शन भी देते, क्या प्रमाण बिना किसी विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या आपने कोई भी विश्लेषण नहीं दिया, कुछ भी दीजिए, मेरे ख्याल से हमारे अंदर वाटर टैंकिंग के लिए हम ये सुविधा, अगर इंडिया में वो चीजें होंगी ही नहीं तो हम कैसे उस चीज को अपने चीजों में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यानी कि आपका प्रमाण जो है वो कैसा होना चाहिए, वो बिना उसको स्वीकार करने के लिए आपको जो है तर्क लगाना है जरूरी, बट बिना किसी विश्लेषण के स्वीकार तो हम कर ही नहीं सकते हैं। विदाउट एनी एनालिसिस एविडेंस को हम मान ही नहीं सकते। एविडेंस इज इररिलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। क्यों होता है भाई अप्रासंगिक, क्यों होगा, रेलिवेंट होना चाहिए ना, रेलिवेंट होगा, प्रासंगिक होगा, तभी तो हम काम कर पाएंगे उस चीज पे, तभी तो वो एविडेंस बना ना, तो ये तो हो ही नहीं पाया। एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड, भाई आप अपने प्रमाण को ही व्यक्तिगत रूप राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, आप उसको इग्नोर कर दोगे, नहीं बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत राय के साथ साथ अगर आप प्रमाण का यूज कर रहे हैं तो उसको इग्नोर थोड़ी करेंगे, उसको तो हम यूज करेंगे ना अपनी चीजों के लिए, तभी तो आपके अंदर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग आई, समालोचनात्मक चिंतन तो तभी आया ना। तो यानी कि बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस हैं, और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन में हर एक तरह के बच्चे, चाहे उनका सोशल बैकग्राउंड कुछ और हो, चाहे उनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड कुछ और हो, चाहे उनका फिजिकल बैकग्राउंड कुछ और हो, चाहे उनका धर्म कुछ और हो, मतलब आप हर तरह के बच्चों को यहाँ पे क्या करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, फिजिकल डिसेबिलिटीज, विजुअल डिसेबिलिटीज, आप सबको एक समान यहाँ पे ले रहे हैं और आप अपने स्कूल में उन सारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ये बात तो पता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। अब कह रहा है इनमें से क्या समावेशी शिक्षा में इस ऑप्शन में से शामिल है। क्या आप इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टैंडर्ड करिकुलम लाते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए एक मानक पाठचर्या लाते हैं, आप स्टैंडर्ड करिकुलम लेके आएंगे, सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे, एक जैसा करिकुलम देंगे, तो भाई विजुअल बच्चे को कहाँ आप पढ़ा पाएंगे, ऑटिस्टिक बच्चे को कहाँ आप पढ़ा पाएंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे को कहाँ ही आप पढ़ा पाएंगे। तो फिर तो ये चीज नहीं हो पाएगी ना, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ाइए। तो ये ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पे अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती तो बात बिल्कुल सही बन जाती, लचीलापन, बट ये बात नहीं है तो नहीं है, खत्म है। नेक्स्ट सेग्रीगेशन, भाई सेग्रीगेशन तो करना ही नहीं, क्योंकि आप एक समान मान रहे हैं। कैटेगराइजेशन बिल्कुल भी नहीं, आगे तो मैं बात ही नहीं करूंगी इस पे। करण वो वर्गीकरण जैसी चीजें तुम करते ही नहीं है, सेग्रीगेट तो करते ही नहीं है, बहुत ही ये जो है रॉन्ग टैग्स हैं आपके, नेगेटिव टैग्स हैं आपके, तो गलत हो गई।
प्रोविजन ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन, वो ओनली भी आपका नेगेटिव टैग होता है, फिर भी बात कर लेते हैं। टू लर्नर्स विदाउट अ स्पेशल नीड्स, आप जो है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का, जब विशेष आवश्यकता है तो उसको पहले उस तरह से ट्रीट तो करिए, बाकी बातें तो बात की है। आपको जिसको स्पेशल नीड्स है तो उसको स्पेशल नीड्स तो प्रोवाइड करेंगे ना आप, उसको कहाँ से आप दूसरी जगह कहाँ ले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, अभी अभी हमने यहाँ पे बात करी थी, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। बिल्कुल सही बात है, जहाँ विजुअल बच्चे थे वहां आपने उसको दृष्टिबाधित बच्चे को जो है, तरह तरह के दृष्टिबाधित होंगे, किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी उसको आगे बिठा दिया, किसी को ज्यादा दिक्कत है उसको आपने जो है उस तरीके से इक्विपमेंट्स दिए आगे बिठा करके, किसी को अगर देखने में दिक्कत है तो उसके लिए आपने जो है क्या किया, टैक्टाइल सिस्टम का यूज किया, तो ये हुआ। और ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए आपने शैडो टीचर का यूज किया, वो बात बिल्कुल सही है। हियरिंग इम्पेयरमेंट्स है, तो जब हियरिंग इम्पेयरमेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, किसी को कान से दिक्कत है उसको वहां पे आपने गैजेट्स दिए, मशीन्स दिए कानों वाले, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो आपने वहां पे साइन लैंग्वेज का यूज किया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन चीजों का यूज करके आप अपने करिकुलम को लचीला ही तो बना रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ही तो ला रहे हैं ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। और तभी जब आप अपने करिकुलम को लचीला बनाएंगे तभी तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगा। समावेशी शिक्षा आपका यूं ही नहीं कहलाता, समावेशी शिक्षा तब कहलाता है जब आप उस तरह से समावेश करते हैं लोगों को एक साथ, बच्चों को एक साथ वेलकम करते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ही जायज है, सही है, और हमने फोर्थ ऑप्शन को कर दिया है लॉक। फोर्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत क्वेश्चन आजकल आते हैं इनके, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। असर्शन यानी अभिकथन हमसे कह रहा है जीन पियाजे एंड लेई बाइगोस्की डिफर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव को लेकर के पियाजे और ले बाइगोस्की की दृष्टिकोण अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है, जहां पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज का कोई खास रूल नहीं है, रूल तो है बट इतना ज्यादा नहीं है, वहीं पे भाषा को लेकर के बाइगोस्की कहते हैं कि भाई लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन्होंने इनके हिसाब से कि भाषा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, आप अगर मेच्योर है, आप अगर चीजों को लेकर के कॉग्निटिव स्टेजेस के हिसाब से जो उन्होंने बांटा है, तो आप जिस हिसाब से मेच्योर है आप पढ़ लेंगे, लैंग्वेज का वैल्यू दिया है बट उतना ज्यादा नहीं दिया है इन्होंने। बट इन्होंने कहा भाई लैंग्वेज जो है ना वो हमको कनेक्ट करता है लोगों के साथ में। एक व्यक्ति जो है अगर सेम कल्चर में रह रहा है तो सेम कल्चर में रह करके वो एक दूसरे से कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि वो लैंग्वेज है जो सेम लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहा है, और इसी की वजह से वो चीजों को सीख रहा है, एक्सपोज कर रहा है और अपनी लर्निंग को बढ़ा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बात असर्शन तो सही कह रहा है। ठीक है, रीजन पे आते हैं। रीजन कह रहा है इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट्स डराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। खोज अधिगम में, खोज अधिगम क्या होता है, जिसमें आप चीजों को एक्सपोज करते हो, एक्सपोजर लेते हो, चीजों को ढूंढते हो, सोचते हो यहाँ पे, और एक अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप चीजों को ढूंढ रहे हो। तो खोज अधिगम के प्रोसेस में शिक्षक अवसर देता है विद्यार्थियों को स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे खोज अधिगम जो होता है उसमें बच्चों को टीचर क्या करते हैं, पहले एक्सपोजर देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज का तुम बताओ, तुम इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लाते हो, तुम मुझे दे। और बिल्कुल सही बात है, ये शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को स्वयं जानकारी प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, ये बात भी सही है। बट बात तो सही है, पर क्या ये दोनों रिलेटेबल हैं एक दूसरे से, जहां एक तरफ लैंग्वेज की बात हो रही है वहीं एक तरफ डिस्कवरी लर्निंग की बात हो रही है, तो दोनों सही है बट इनका एक दूसरे से लेना देना है। सो ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन इसका है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बनती है। ओके, चलिए
4 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है, जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे हमारे। 5 नंबर क्वेश्चन, which of the following set correctly mentions the characteristics on which students who have gifted typically differ from other students in the class? इनमें से कौन सा उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा में उन विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। देखिए गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, एक बार उनके बारे में जानते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं इनकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी होती है। आप कहीं पे 130 प्लस पढ़ लेंगे, आईक्यू लेवल 140 भी हो सकता है, तो इनकी आईक्यू लेवल जो होती है वो बहुत हाई होती है। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये अपने स्टैंडर्ड में से ज्यादा का काम करने के लायक होते हैं। जैसे 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो हो सकता है कि वो 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड का काम करने के लिए कैपेबल होते हैं। ऐसे बच्चों को गिफ्टेड बच्चे कहे जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से ऑप्शंस देखते हैं। एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की अग्रवर्ती गहनता। अभी भी मैंने कहा कि वो अपनी स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड का काम करते हैं, तो ठीक है ये बात तो है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, सीखने की तेज गति, बिल्कुल सही बात है। सीख रहे हैं अपने स्टैंडर्ड से हाई जा रहे हैं तो उनकी गति जो है सीखने की वो काफी ज्यादा तेज होती जा रही है। ठीक है, ये बात भी सही है। फिर है हाई डिपेंडेंस ऑन अदर, भाई वो डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों पर, वो निर्भर बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरों पर निर्भर वो बिल्कुल नहीं होते हैं, वो अपनी चीजों को जल्दी 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 करते रहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेटेड है। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास की गति तेज, उससे क्या लेना देना, जरूरी नहीं उसके शरीर की गति तेज हो। आईक्यू लेवल उनका जो है वो बढ़िया है और आईक्यू लेवल बढ़िया होने की वजह से वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ए और बी जो है वो सही है, बाकी सब तो मुझे यूं ही लग रहा है 4th नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 number question कह रहा है which of the following statement is correct in the context of hearing impairment, यानी कि श्रवण बाधिता बच्चा, एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है। ठीक है, सुनने से संबंधित समस्या है, एक नहीं कई बच्चों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इनमें से कौन सा जो है वो कथन सही है इनके बारे में। Hearing impaired can affect a child's ability to communicate effectively, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि श्रवण बाधिता बच्चा जो है जिसको सुनने की ही समस्या है उसको जो है वहां पे चीजों को लेकर के इफेक्ट उनके अंदर किस चीज का हो गया कि उनको प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता जो है वो उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो सुन नहीं पा रहा है चीजों को, उनके अंदर वो इंफॉर्मेशन सुनने में कठिनाइयां महसूस हो रही है तो उसकी कम्युनिकेशन अफेक्टेड तो होगी ही होगी। सही बात है ये। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। All children with hearing impairments need to use sign language to communicate. क्या सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का उपयोग करना आवश्यक है? जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चा जो है बिल्कुल साइन लैंग्वेज में आप बात करेंगे तभी सुन रहा हो, इनमें भी तो डिफरेंसेस होते होंगे। किसी बच्चे को कम सुनने की दिक्कत हो सकता है उसके जो है सुनने से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, साइन लैंग्वेज की जरूरत यहाँ पे नहीं हो, उनको हो सकता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है ऑल बच्चों से को एक ही चीज में हम साइन लैंग्वेज के साथ नहीं कर सकते। हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर द चाइल्ड। क्या बच्चों के पास तेज आवाज करके बच्चों की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय परीक्षण किया जा सकता है? बिल्कुल ही गलत है। अब आप उसके आगे बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगा देंगे, लाउड स्पीकर लगा करके आपने चला दिया और ये टेस्ट कर ले, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना। Hearing impairment is always due to a physical problem with the ear. श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। बहुत सारे तरह तरह के होते हैं, नर्व का भी लेना देना हो सकता है, डिफरेंट टाइप के आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपके जो है हो सकता है किसी का जो वेन्स का कनेक्शन होगा उसमें दिक्कत हो सकती है। तो वो तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसको हम जो है सिर्फ इनसे जोड़ ही नहीं सकते हैं, ये मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो सही है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो अफेक्ट करता है चाइल्ड को, किस तरह से संवाद को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता को आपको प्रभावित कर रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन curriculum learning expectations are the same in dash while in dash they are different। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। यानी एक समावेशी शिक्षा जो है उसमें जब आप करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस जो है उसको आप जो है कहाँ पे समान मान रहे हैं और किस चीजों में उसको किस जो है वहां पे आप डिफर मान रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या करिकुलम लर्निंग जो है आपका पाठचर्या समावेशी शिक्षा में जो है उसमें आप संवर्धन एनरिचमेंट की बात करेंगे, एसिलरेशन यानी कि गतिवर्धन की बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम समावेशी शिक्षा में यहाँ पे हम सबसे पहले जो है समान तरीके से अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हम समायोजन की बात समान तरीके से करेंगे। अकोमोडेशन क्यों भाई? क्योंकि अकोमोडेशन क्या है कि आप जो है यहाँ पे जितने भी इंक्लूसिव बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास बच्चे आए हैं सबको यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अकोमोडेट, समायोजन कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं इस तरीके से आप अपने चीजों में। बट डिफर क्या होगा? आप इन बच्चों के साथ में मॉडिफिकेशन यानी कि संशोधन करते हैं। कैसे? तो मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं हर बच्चे को। जब आपको पता है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है तो वहां पे आप उनको क्या कर रहे हैं? उनको उस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप उनके साथ में जुड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रहे हैं। तो हर तरीके से आप यहाँ पे अलग जा रहे हैं। तो यानी कि अकोमोडेशन जो है और मॉडिफिकेशन जो है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो 8 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड नॉट बी करेक्ट। तो यहाँ पे संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर संरचनावादी होते कौन है? तो ऐसे लोग जो कि बच्चों को जो है कहते हैं कि बच्चा जो है वो स्वयं से चीजों को सीखता है। ठीक है, ये बच्चों के लेकर के बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जिज्ञासु यानी क्यूरियस हैं, वो रेडी टू लर्न है। किसी चीज को सीखने के लिए आप कुछ भी दे दीजिए, अगर वो अपने एज के हिसाब से हैं, अगर उनके में उस चीज को सीखने की मैच्योरिटी है तो वो लर्निंग के लिए बिल्कुल वो जो है रेडी चीजों को लेकर के। साथ ही साथ उनको अगर एक्सपोजर दीजिए आप स्वयं से चीजों को लेने का, आप यहाँ पे बच्चों के साथ में क्या करिए? स्कैफोल्डिंग यानी कि आलंबन प्रदान करिए। ठीक है, ये इनका मानना है। डिस्कवरिंग लर्निंग की बात करते हैं, प्रोजेक्ट लर्निंग की बात करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चा स्वयं के साथ सीखता है। तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स ही संरचनावादी रहते हैं। तो इनमें से कौन सा इनके बारे में कथन नहीं है इसकी बात हो रही है। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, ज्ञान व्यक्तिपरक है। हो सकता है नॉलेज सब्जेक्टिव हो, बिल्कुल नॉलेज सब्जेक्टिव है, सही बात भी है इनके बारे में। तो ये तो है, ये ऑप्शन 2 हमारा संरचनावादी मानते हैं इस चीज को। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कह ही रहे हैं कि शिक्षार्थी जितना आप कोऑपरेटिव लर्निंग कोलैबोरेशन को दे रहे हैं उतना ज्यादा वो सीख रहा है। तो ये बात भी इनके बारे में सही है कि ये तो है। तो ये ऑप्शन हमारा काम का नहीं बनता है। ठीक है, अब लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। क्या प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की जरूरत है? जब ये कहते हैं कि बच्चा स्वयं सीखता है तो स्वयं तो यानी कि ये क्यूरियस है ना, खुद सीखने के लिए क्यूरियस है, खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, तभी तो वो सीख रहा है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस के बारे में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बाहरी
रूप से आप प्रेरणा इनको नहीं दे रहे हैं, ये खुद ही सीख रहे हैं अगर इनके अंदर मेच्योरिटी है। तो ये बात करते हैं। नॉलेज इज प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल लर्निंग। नॉलेज जो है आपका वो क्या है, बहुबलवादी है और बहुविध है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं नॉलेज जो है मल्टीपल टाइप्स के नॉलेज हो सकते हैं और ये जो है बहुविध है। आप हर नॉलेज को एक ही पैमाने पे एक ही तरीके से माप नहीं सकते, बहुत तरह का होता है। किसी को मैच्योरिटी को लेकर के बड़ी नॉलेज होती है, किसी को किसी और फील्ड में नॉलेज होती है। तो कई तरह के आयाम हैं इनके, ये बात तो सही है। तो यानी जो सही है वो गलत है और जो गलत है वो सही है। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि संरचनावादी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कौन सा इनमें से आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो भाई आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो काम करने में मजा आ रहा है, आप वो काम के लिए क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु हैं, उसको करके आपको खुशी मिलती है। जैसे मैं हूँ टीचिंग को लेकर के, मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। मैं पता नहीं कब से कर रही हूँ बट कर रही हूँ और मुझे ये काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यानी कि मैं इस काम के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन मुझे मिलती है। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मुझे टीचिंग करने पे ये मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। मुझे अच्छा लगता है ये काम, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस वही होती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसमें आप किसी काम को करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपको उस काम को करके आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। ठीक है, अब इनमें से ऑप्शंस देखते हैं। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए। आप किसी काम को इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सामने वाला जो है वो आपसे खुश होएगा, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? वो तो इसलिए है, आपको बाहरी कोई रीजन है, शिक्षक को खुश करना है, टीचर को इम्प्रेस करना है, तो वो तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ ही है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत आनंद मिल रहा है अगर, और आप उसके लिए कोई जो है वाद्य यंत्र बजा रहे हैं तो वो तो आपका है, क्यों आपको उस काम को करके खुशी हो रही है। स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कॉल्डेड, डांट से बचने के लिए, वो तो एक्सट्रिंसिक हो गया ना, इंट्रिंसिक कहाँ हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन फॉर प्राइज मनी, यानी कि पुरस्कार राशि के लिए, वो भी तो आपका बाह्य हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गया ना, मोटिवेशन हो गया। तो ये भी नहीं हुआ, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन जो है जिसमें आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, और जिस काम में आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो वो आपका हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और अभी तक में काफी सारे आ चुके हैं। चलिए, टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन द स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, स्टीरियोटाइप्स जो है ना उसको ब्रेक करना तो हमारा काम है ही। हम रूढ़िवादिता को तोड़ेंगे तभी हम लाइफ में कहीं आगे बढ़ पाएंगे और अपने बच्चों को इक्वालिटी, समानता दे पाएंगे चीजों को लेकर। बिल्कुल सही बात है ये असर्शन, तो मैं तो 110% गारंटी के साथ इसको आगे बढ़ा रही हूँ, डेफिनेटली आप भी कर रहे होंगे। कारण क्या है? अब की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि आप जो हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए चीजों को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जो है समालोचनात्मक आत्मचिंतन जो है वो प्रोत्साहित कर रहा है। आपने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया, इसलिए किया, कैसे किया? तो विद्यार्थियों को अपने बोला कि भाई ये स्टीरियोटाइप्स जो होती हैं, रूढ़िवादिता, उसको तोड़ना जरूरी है। आप सोचो इस चीज के लिए इससे क्या आपके होते हैं कि आप जेंडर रोल्स को बढ़ावा दे रहे हो चीजों को लेकर के, तो आप बच्चों को प्रमुख जो है चीजों के लिए यहाँ पे क्या इम्पोज कर रहे हैं
तो वो उनको समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के आप कर रहे हैं कि आपने उसको बताया उन चीजों को लेकर के, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बात भी करी है। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है? देखते हैं। शिक्षा जो है, पहला आपको जातीय समूहों की रूढ़िवादिता तोड़ने की बात करी, और फिर साथ में एक प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है कि आप आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करो चीजों को लेकर के। और जब बच्चा आत्मचिंतन करेगा तो कहीं ना कहीं उनको समझ इन चीजों को लेकर के आएगा। तो सही बात है, बोथ इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल। चलिए एक बार महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। देखिए मास्टरी गोल क्या है? मास्टरी गोल आपका होता है जिसमें आप अपनी किसी चीज को लेकर के, जो भी आपके पास में लक्ष्य है, उसमें आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये काम करके आपका फायदा है। ठीक है, ये आपका मास्टरी गोल्स है। आप आपको इंटरेस्ट है इन चीजों में और आप उस रुचि को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आप लक्ष्य जो है, आपका जो भी गोल है, वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ये हो गया। और परफॉर्मेंस गोल क्या होता है? परफॉर्मेंस गोल होता है आप इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपको ग्रेड्स चाहिए, बढ़िया बढ़िया मार्क्स चाहिए, या फिर आपको लोगों के साथ में जो है एप्रिशिएशन, यानी कि एप्रिशिएशन को क्या बोलेंगे हम, आपको लोगों के साथ में जो है प्रशंसा चाहिए। ठीक है, कि लोग बोला अरे बड़े बहुत बढ़िया बच्चा है, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपका खुद का जो है उतना ज्यादा ये नहीं है कि मुझे ये काम करके अपना स्किल्स बढ़ाना। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेड पे फोकस्ड है, आप अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि लोग खुश हो जाएंगे, मुझे आपको अपने स्टूडेंट्स में, अपने दोस्तों के बीच में बढ़िया बढ़िया करना है, इसलिए काम कर रहे हैं। बट मास्टरी गोल वाले को इस बात से लेना नहीं है, उनको है कि ग्रेड्स, ठीक है ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे अपने पर अगर मेरा नंबर कम भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को फिर से दोबारा मेहनत करूंगा उस चीज़ पे, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ को दोबारा से पढ़ना है। तो ये मास्टरी गोल्स होते हैं। चलिए अब देखते हो ऑप्शन, ये तो समझ में आ गया। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर। क्या मास्टरी गोल जो है वो महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित है? मास्टर गोल्स कभी भी विफलता से बचने पे नहीं है, बल्कि अगर वो मास्टर गोल्स के जो लोग हैं अगर वो फेल भी हो गए हैं तो वो इतना ज्यादा वो नहीं हो रहे, वो उस चीज को दोबारा करने की कोशिश करेंगे अगर वो काम उनके पसंद का है तो। परफॉर्मेंस गोल आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर। जबकि कह रहा है जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर आधारित है। देखिए मास्टर गोल्स का तो पहला ही ऑप्शन खत्म हो गया, परफॉर्मेंस गोल्स ग्रेड पे बेस्ड है, मास्टर गोल्स आपके स्किल्स बेस्ड है, स्किल इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड है। मास्टरी गोल्स सेकंड ऑप्शन कर रही हूँ। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ओन स्किल। बिल्कुल सही बात है कि आप महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ को सुधार करने पर केंद्रित करते हैं। अगर आप फेल भी हो गए तो आप दोबारा इस काम को दोबारा करेंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। While performance goals are focused on achieving higher grade, बिल्कुल सही बात है, और रिसीविंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स। हाँ, मास्टरी गोल्स जो होती हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। वहीं परफॉर्मेंस गोल्स जो आपकी होती है, प्रदर्शन लक्ष्य, वो एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य अभिप्रेरणा आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल बात तो सही है, सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। मास्टर गोल्स आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल नहीं, मास्टर गोल्स अपनी बात करता है, आपके अपने स्किल्स आप खुद डिसाइड करते हैं मास्टर गोल्स में कि मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। मास्टर गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। क्या महारत लक्ष्य दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा? बिल्कुल भी नहीं है। तो परफॉर्मेंस गोल करता है कि मुझे दोस्तों के बीच में फर्स्ट आना है, इसलिए मैं इस बार बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा या फिर आऊंगी। तो यानी 2 नंबर ऑप्शन जो है, सेकेंड नंबर, वो इसका राइट बनता है। चलिए कितना क्वेश्चन, 11 ही क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है सिबलिंग्स रिलेशनशिप। भाई बहन के जो रिश्ते हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या बात है भाई,
भाई बहन के रिश्ते बहुत ही बढ़िया होते हैं, शानदार होते हैं, सबको ही पता है ये। ऑप्शन 1 कह रहा है भाई बहन के रिश्ते जो हैं, सिबलिंग्स रिलेशनशिप, आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर्स। ये रिश्ते साथियों के साथ, साथियों से या फिर माता पिता से भिन्न होते हैं। हाँ बिल्कुल भिन्न तो होते हैं। पेरेंट्स की तरह तो सिबलिंग्स हमारे ट्रीट नहीं करते और फ्रेंड्स की तरह भी ट्रीट नहीं करते। वो क्या करते हैं वो तो हमें ही पता है, कभी लड़ लेते हैं, कभी हमसे प्यार कर लेते हैं। तो ये बात तो सही है। और इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन थ्रू आउट द चाइल्डहुड। बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। भाई बहन के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आपको पता है कि अलग अलग होते हैं, इन दोनों से खास होते हैं, स्पेशल होते हैं। आप सारी चीजें माँ बाप से नहीं कर सकते, सारी चीजें फ्रेंड से नहीं कर सकते, बट अपने भाई बहन से जाकर के आप हर तरह के सुख दुख बांट सकते हैं। और सोशलाइजेशन जो आपका है बाल्यावस्था में, उसमें ये बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है। कई बार हमारे जो बड़ी सिस्टर होती है उनकी फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और छोटी मतलब मेरा मेरा पर्टिकुलरली बोले, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मेरी दीदी के फ्रेंड्स हैं, और मेरी बहन भाई के भी फ्रेंड्स हैं वो, इसी तरह उनके मेरे हैं। तो सोशलाइजेशन की तो भूमिका निभाता है। पहले हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स से कनेक्टेड होते हैं, सोशलाइजेशन होती रहती है सामाजिकरण। तो सही बात है। चलिए नेक्स्ट, आर सिमिलर टू रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर्स। नहीं, अलग अलग होते हैं, साथ की तो बात ही नहीं है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। क्या अर्ली चाइल्डहुड के बाद, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसके बाद नहीं निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं भाई, आगे तक निभा रहे हैं। डू नॉट हैव मच रोल इन सोशलाइजेशन। कैसे नहीं है भाई, सामाजिकरण में तो ये इनका महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट है। और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में क्या ही बोलूं। भाई बहन के साथ तो आपको भी पता होगा, लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन साथ एक हो जाते हैं। अब तो खैर मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता लड़ने झगड़ने का। चलिए 13th नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। असर्शन, इनमें से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो असर्शन हमसे कह रहा है कि कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। बिल्कुल सही बात है। आपका जो डेवलपमेंट है बच्चों में, वो यूनिवर्सल तो है, सार्वभौमिक है, बात तो सही है, लेकिन इनके जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट अगर आप बोलेंगे तो वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो भिन्न अलग हो सकता है, डिफर कर सकता है। जैसे हर किसी को पता है कि बच्चा 1 साल से 1.5 साल के बीच में चलना सीख लेता है, पर कोई बच्चा हो सकता है जो 1 साल से पहले पहले चलना सीख गया हो, और कोई बच्चा हो सकता है 1.5 साल के बाद चला हो। लेकिन सार्वभौमिक तो है, बच्चा जो है पहले वो बच्चा जो है रेंगना सीखता है, मतलब खिसकना सीखता है, फिर वो क्राउल करना सीखता है, और फिर वो चलना सीखता है। तो सार्वभौमिक है, ये हर जगह एक जैसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट हर बच्चे के रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। Developmental differences are inevitable results of complex interaction of genetic and experiential variation. विकासात्मक अंतर जो है ये जो रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है, वो आपके अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतरक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत बढ़िया हो, 5 साल का बच्चा है, वो बहुत ही बढ़िया पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एक बच्चा जो है 5 साल का, उसको पढ़ने में कठिनाइयां आ रही है, लेटर्स को लेकर के उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये हो सकता है कि उसका जो है वहाँ पे जेनेटिकल फैक्टर हो, या फिर वो जिस घर में रह रहा है उस घर का माहौल उतना ज्यादा नहीं हो, उसके माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हो जो उतना ध्यान नहीं, हो सकता है कि उसकी सोसाइटी या उसकी स्कूलिंग जो है वो इन सब का कारण हो सकता है। तो यानी आपका जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके आनुवांशिकता पे और आपके अनुभवात्मक विविधताओं। तो बिल्कुल सही बात है, और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक है, 13th क्वेश्चन इज डन।
फिर है 14th नंबर क्वेश्चन, और 14th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलिस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया जा रहा है। चिल्ड्रन हु आर deprived of conducive environment for learning language in their early years are have some difficulty in picking language later in life। जो बच्चे शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाइयां होती है। सही बात है। और हमारे नॉम चॉम्स्की जो हैं वो कहते भी है ये चीज कि भाषा सीखने का एक समय होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से अगर 5 साल का बच्चा है इसको आप जितनी लैंग्वेजेस देंगे सीखने के लिए ये तैयार होता है, क्योंकि ये इसका राइट पीरियड है चीजों को सीखने के लिए। ठीक है। फिर जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता जाएगा लैंग्वेज लर्निंग को लेकर के आप थोड़ी बहुत अंतर इसमें देखते रहेंगे। अब जैसे 5th क्लास का बच्चा है, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है या 5 साल का 5 साल का बच्चा है, उसको आपने अलग अलग, मैं अपनी बताऊं तो मेरी बेटी को हिंदी इंग्लिश तो चलो आज के डेट में सबको ही आता है। अब अभी क्या हुआ, अभी हम बिहार गए थे और हम बिहार में हमारी जो है लैंग्वेज वो मैथिली, तो हम लोग अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनसे मैथिली में बात करते हैं। और वो अभी गर्मी छुट्टियों में गई थी और उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली वहाँ पे। अब जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स उनसे उससे बातें करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करती है इस भाषा में, जबकि उसको मैंने बैठ करके तो सिखाया नहीं है। तो यानी ये बात बिल्कुल सही है कि अर्ली टाइम में हम जितना ज़्यादा बच्चों को लैंग्वेज के साथ में करवाएंगे सिखाएंगे उतना ज़्यादा वो सीखते जाएंगे। तो सही बात है। अब ये क्या है, इसके कारण डेवलपमेंटल ऑफ, और जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको दिक्कतें आएंगी। तो डेवलपमेंटल ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट और जेनेटिक, क्या जेनेटिक से लेना देना है क्या? इसको मैं फ्रेंच सिखाती तो ये नहीं सीखती, बिल्कुल सीखती, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं कोई और लैंग्वेज सिखाती वो सीख लेती। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्सली रिलेटेड। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। भाषा लैंग्वेज एंड कॉग्निशन की बात है इंटर रिलेटेड, बट यहाँ पे हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात जो है वो नहीं है आ रही है। ठीक है, ये दोनों मिल जटिल रूप से हैं, बट अभी हम लैंग्वेज लर्निंग पे फोकस हैं सिर्फ। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली एंड अनप्रेडिक्टेबल। भाषा जो है, विकास जो है वो अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है। डिसऑर्डर तो बिल्कुल नहीं, ऑर्डर क्रम में चलता है, और प्रेडिक्टेबल भी है, तो ये बात भी गलत है। देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा सीखने का एक संवेदनशील काल होता है। बिल्कुल सही बात है कि एक संवेदनशील काल होता है, और नॉम चॉम्स्की इस बात को मानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा बच्चों को सिखाएंगे उतना सीखेंगे। अब 20 साल के बच्चों को लेकर के मैं लेके चली जाती है, 20 साल के, उसको बोलती वैसे सीख, नहीं आती उसको समझ में ना ये चीज़ें। वहाँ पे फिर तो आप उसको प्रॉपर बैठाइए, प्रॉपर लर्निंग कराइए, और तब भी उसको डिफिकल्टी आएगी। तो 4th नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। अब आया हमारा 15th नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बच्चे हैं, पठन वैकल्प, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि रीडिंग से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आ रही है और ये इससे जूझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड, यानी वह विद्यार्थी जिनको पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे? अब इनको लेटर्स को लेकर के ये बड़े कंफ्यूज है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है। अब बी डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये इस तरह से कुछ और होगा, उसमें नंबर लेटर्स को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। ए को उल्टा लिख देंगे, इस तरह से लिखा हुआ ए वो कुछ और ही तरीके से इस तरह से बना देंगे, तो थोड़ा सा लेटर्स को लेकर के इनको कंफ्यूजन होती है। तो इनको आप किस तरह से पढ़ाएंगे और क्या सही रणनीति शैक्षणिक आपकी होनी चाहिए, जी आपका कैसा होना चाहिए। बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस, क्या कई विषयों के अध्ययन करने में प्रोत्साहित करेंगे। आप मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन उनको दे देंगे तो वो और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उनका कंफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगा जो सीखने को लेकर के। तो कई विकर्षणों में तो आपको उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे, आपके लिए सही रणनीति नहीं। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, आप उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ पढ़ें। जब बच्चे को लेटर्स को लेकर के ही कठिनाइयां हैं
अब आप उस बच्चे को 7th या 8th स्टैंडर्ड का हिंदी और इंग्लिश पढ़ने देंगे तो और कठिनाइयाँ होंगी और डिस्ट्रैक्ट होगा और पढ़ने को लेकर के भागेगा, तो वो तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू इंश्योर करेक्टिव रीडिंग, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग। भाई पढ़ो नहीं तो हम डंडे से मारेंगे, तुमको इतना मारेंगे, ये चीजें तो सही नहीं होगी, आप इस तरह से तो पढ़ाई नहीं सकते। स्ट्रिक्ट तो वैसे भी पनिशमेंट और स्ट्रिक्टनेस जो है टीचर के लिए होना ही नहीं, आपको पोलाइट होना है, काम होना है, तो ये तो नहीं हुआ। चलिए, फोर्थ, थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अब आप उसको सबसे पहले फोनिक्स पे काम करेंगे कि बेटा सबसे पहले समझो कि ये है ए बी बा, इस तरह से आप सिखाएंगे। फिर आप देख रहे हैं जहाँ डिफिकल्टी है, बिब्बा डीडा में कंफ्यूजन है, तो आप उसके फोनिक्स पे और ज्यादा ध्यान देंगे और चीजों को लेकर के आएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका ये 4th नंबर है, जिसमें आप प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण यानी फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के साथ में काम करेंगे। ठीक है, सो 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। 16th नंबर, 16th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीव दैट, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है। अब भैया ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग क्या है, क्या आप पढ़ा जो रहे हैं बच्चे को, वो कुछ इस तरह से पढ़ा रहे हैं टीचर होकर के कि बच्चे को जो है समझ आ रही है चीज़ों को। अब आप उसको किस तरह से टीचिंग में इस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चा वहाँ पे सीख रहा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पार्ट है ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग, प्रगतिशील शिक्षा के अंदर ये आता है। अब क्या इनमें से क्या तरीका प्रिंसिपल आप अपनाएंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग में कि बच्चे को जो भी आपने पढ़ाया वो सब समझ में आए। Learners' ability and needs are diverse, which cannot be catered to without focusing on standard instructions. शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, बिल्कुल। लर्नर का जो नीड है, एबिलिटीज है और उनकी जो नीड है वो अलग अलग तो हैं ही, आवश्यकताएं और क्षमताएं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय के बिना पूरा नहीं किया सकता। अगर नीड्स अलग हैं तो उनको आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस का यूज करके तो नहीं कर पाएंगे ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग, कि जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा फोकस्ड है, बच्चे को मजा आ रहा है, नहीं कर पा रहा है। बच्चे को चीजों में ज्यादा रुचि आ रही है, आप उसको बोल रहे इतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हें, तो वो तो गलत हो गया ना। फिर उसकी क्यूरियोसिटी को तो आप तोड़ रहे हैं, तो वो कहाँ काम आ रहा है। लर्नर्स और पैसिव रेसिपिएंट्स, पैसिव तो भैया करना ही नहीं है, निष्क्रिय क्यों करना है आपको बच्चे को। निष्क्रिय होकर आप लेक्चर देंगे, बच्चा सुन रहा है, सुन लो चुपचाप, बच्चा सुन रहा है, उसको समझ नहीं भी आ रहा, वो कुछ कह नहीं रहा आपको, तो निष्क्रिय तो करना ही नहीं है, एक्टिव रखना है उनको। लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो, बिल्कुल सही बात है। एक सुविधाजनक वातावरण आपको प्रदान करना है और जिसमें आपको बीइंग अ टीचर शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण पर बात करनी है। आपने कुछ ऐसा उसको वातावरण दिया है, जैसे आपने फील्ड ट्रिप्स करवा दिए बच्चे को, अब यहाँ पे वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है रिलेटेड टू द टॉपिक। तो इस तरह से आप पढ़ा सकते बच्चों को, सो दैट कि आपने उनको वातावरण ऐसा दिया, सुविधाजनक दिया, और बच्चा जो है उस वातावरण में जा करके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एक्सपोजर्स के थ्रू अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और बीइंग अ टीचर आप वहाँ पे उनको आलम्बन भी दे रहे हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जहां जहां आपको लग रहा है अरे ये देखा यहाँ पे ये है, अरे ये वाला चीज देखा, इसके बारे में क्या जानते हो तुम, तो इस तरह से चीजें करते हैं। थर्ड ऑप्शन तो सही है। चलिए फोर्थ भी देख लेते हैं। लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचर इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे जो हैं वो शिक्षार्थी कम जानते हैं। भाई हम ये बात मानते नहीं कि शिक्षार्थी कम जानते हैं, हमको पता है एज के हिसाब से बहुत जानते हैं, तो ये तो बात ही गलत है। और शिक्षण में विद्यार्थियों के तथ्यों का प्रसारण शामिल है, ये तो बात ही गलत हो गई। थर्ड नंबर ऑप्शन सबसे बढ़िया बन रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्ट करके बच्चा सीख रहा है और आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। 17th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब अमन जो है वो एक जटिल समस्याओं से जूझ रहा है,
यानी जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसको बढ़ानी है, अपनी एनहेंस करनी है। तो बीइंग अ टीचर आपको क्या करना है जिससे कि बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बढ़िया। तो आपको उसको क्या करना है, उसको जो है उसको स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं आप उसको यहाँ पे। साथ ही साथ आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, डिस्कवरी लर्निंग में हेल्प करेंगे बच्चे को कि चीज़ों को सीखो समझो। साथ ही साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें विचारों का मंथन करेगा। मेटाकॉग्निशंस का आइडिया हो सकता है, यानी कि जिसमें बच्चा जो है स्वयं को जो है स्वयं मतलब थिंकिंग करेगा, स्वयं पे सोचेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इनमें देखते हैं, एनकरेज हिम टू ब्रेन स्टॉर्म्स एंड जनरेट आइडियाज। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही बात है, आप प्रमल उसको करेंगे इस तरह से तो उसके अंदर और होगा। आप थोड़ा बहुत बीच बीच में स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, आलम्बन दे रहे हैं, साथ ही साथ उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग का और आइडिया जनरेट करने का आप उसको जो है के लिए प्रोत्साहित करें। कम ऑन, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आगे करो, थोड़ा सा ये वाला कर लो, पुश कर रहे हैं आप वहाँ पे, टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन सही है। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम। उसे कहकर कि वो समस्या को सुलझाना छोड़ दे। जब वो छोड़ देना तो डिस्करेज कर दिया आपने ना, तो वो तो गलत हो गया। डिस्करेज हिम, डिस्करेजमेंट तो करना ही नहीं है, वो तो उत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। प्रोवाइड हिम विद आंसर। सीधे सीधा आंसर दे देने से क्या होगा, आपने बच्चे को बोल दिया अरे भैया तुमको ये नहीं पता, ये होता है, इसका सॉल्यूशन ये देख लो, तो वो उससे क्या हुआ, उसको समझ नहीं आया ना, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी है। तो आप यहाँ पे स्कैफोल्डिंग देंगे, आप यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज देंगे, मेटाकॉग्निशंस की बात करेंगे, थिंकिंग ओवर थिंकिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे, समालोचनात्मक चिंतन जो है आपका उस पर बढ़ावा करेंगे। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनता है। ठीक है, 18th number question. A conducive classroom environment for learning in middle class centers around. यानी कि माध्यमिक कक्षाएं, जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास में आपका 8th स्टैंडर्ड तक में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। किस चीज पे केंद्रित होगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, अनुकूलित कक्षा जो है आप दे रहे हैं जिसमें बच्चा जो है बहुत बढ़िया करे, प्रदर्शन बढ़िया करे। तो आप इनमें से कौन से ऑप्शंस को ज्यादा फोकस करेंगे, फियर ऑफ पनिशमेंट एंड एम्बेरसमेंट, सजा और शर्मिंदगी के डर पर केंद्रित करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, जिसमें बच्चा एक दूसरे के साथ सीख रहा है, समझ रहा है, चीजों को लेकर के बात कर रहा है, तो वहां पे आप उस चीज पे फोकस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो देना ही नहीं है, प्रतिस्पर्धी भावना, प्रतिस्पर्धा का भावना आपको नहीं देना है। कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट कब तक देते रहेंगे आप, हर एक चीज में नहीं दे सकते। सबसे बढ़िया है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें सहयोग पे बच्चा एक दूसरे के साथ कर रहा है, आप भी बच्चे को सहयोग कर रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, बच्चा भी एक्टिव, टीचर भी एक्टिव, उनके पीयर्स भी एक्टिव, सब बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। 19 नंबर, ले बाइगोस्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट। ले बाइगोस्की का मानना था कि विकास जो है क्या है, विकास जो है क्या, विकास डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर का है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति में असतत है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं वो डेवलपमेंट को, सतत प्रक्रिया की बात वो करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड हो जाता है। इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, क्या अनुवांशिक का वो खुलासा करते हैं कि जेनेटिकल फैक्टर्स हैं और वो धीरे 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 खुलता रहता है, या फिर जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से आपका डेवलपमेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं, उसकी बात नहीं करते। तवज्जो देते हैं बट इतना ज्यादा नहीं। जेनेटिकल फैक्टर्स थोड़ा बहुत मायने रखता है। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैच्योरेशन, क्या कहते हैं कि सिर्फ मैच्योरेशन की वजह से सीधे परिपक्वता का परिणाम है कि आप जो है इस लेवल का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी एज जो है, आपकी मेच्योरिटी हो चुकी है इस काम को करने के लिए। बट जरूरी तो नहीं है कि आप कर पाए, अगर आपको माहौल नहीं मिला होगा, आपने सीखा नहीं होगा, कितने भी मेच्योर है आप कहाँ कर पाएंगे। कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको क्या, आपने एक बार में बताया और चीजें समझ आ जाएगी, वो तो मेच्योर है ना उस काम करने। उनके एज के बच्चे प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, अब किसी और जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं करा होगा तो वो कहाँ से कर पाएंगे प्रोग्रामिंग, पॉसिबल ही नहीं है।
रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होते हैं। बिल्कुल सही बात है। समाज जो है, इन्होंने बहुत बात करी सामाजिक की, जितना समाज में रहेगा, जितने समाज का जैसा माहौल रहेगा, जितनी चीजें सीखेगा, उतना ज्यादा समझेगा और उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। सो फोर्थ नंबर ऑप्शन इनके हिसाब से बनता है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये लास्ट करूंगी, इससे ज्यादा आज बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे द फोर क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, नहीं उनके बारे में क्या है। वेरी वासी अक्रॉस द वेरियस कल्चर इन द वर्ल्ड, क्या दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, बिल्कुल भी नहीं, सबको उन्होंने एक जैसा माना है, सार्वभौमिक बोला है, हर जगह एक ही होता है। फिर illustrates that children's minds are miniature adult minds, उदाहरण देकर के बच्चों का मन लघु वयस्क का मन होता है। उन्होंने बोला था कि बच्चा जो है, एक बच्चा और एक बड़ा जो है, इनका दिमाग जो है वो बिल्कुल सेम है, बट इनके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये इतना मैच्योर नहीं है इस चीज को समझने के लिए, बट ये एनफ मैच्योर है इस चीज को सीखने और समझने के लिए। तो ये बात इन्होंने करी थी। आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है विकास। उतना ज्यादा बात तो करी थी, बट इतना ज्यादा तो नहीं किया है। रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक जो है तरीका प्रतिनिधित्व करता है, कि विकास जो है ये यूनिवर्सल होता है और सार्वभौमिक हर जगह एक ही जैसा होता है। ये बात इन्होंने करी है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज दैट। सो ऑलमोस्ट क्या पूरा 20 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कर लिया है। आई जस्ट होप कि वीडियो अच्छी लग रही होंगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।